नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही डिमांड पे ये एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके का वीडियो आ रही थी फतेह सीरीज, इसकी आज 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बीच में बंद हो गई थी, लेकिन ये फिर से चालू हो गया है आप लोगों के डिमांड पे। तो अब ये तय करेगा कि ये सीरीज चलेगी या नहीं, तो ये आप ही लोग तय करोगे। अगर इंटरेस्ट लीजिएगा तो फिर चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक एक प्रश्न को, जो प्रश्न आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। एक प्रश्न है पहला यहाँ पे कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में इनमें से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है आजकल ये नहीं पूछता है कि फला आदमी किस नृत्य से संबंधित है, ये पूछता है फला आदमी को फला पुरस्कार कब मिला। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, ये जैसा कि आप जानते हैं, ये भरतनाट्यम के मशहूर नृत्यांगना है और भरतनाट्यम आपके 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य है जो आपके तमिलनाडु राज्य से ताल्लुक रखता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा आपका जो है पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये सभी पुरस्कार जो भी पद्म कैडर में आते हैं, तभी तीनों पुरस्कार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को मिल चुका है। साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति को जो पद्मश्री मिला था, ये आपको बहुत पहले 1968 ईस्वी में मिला था पद्मश्री। उसके बाद आपका जो है पद्म भूषण 2001 ईस्वी में मिला था इनको, और पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 2023 के लिए जो पद्म पुरस्कार की वितरण हुआ है 2023 में 2022 के लिए, तो ये जो है आपका 6 को पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है आपको कितने को, तो 6 को, और पद्म भूषण मिला है आपको 9 आदमी को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछता है कि इस बार कितने आदमी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है दिया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में इन्हें दिया गया था। पद्मश्री भी पाए हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी पाए हैं, जिसका मैंने ईस्वी अभी बता दिया है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में तालाब के पानी को मैक्रोस्कोपिक जांच के द्वारा दर्जनों प्रोटिस्ट देखे गए तथा उनका नाम एमिलिकुलस या हरी शैवाल किसने रखा था। सीधे सीधे ये क्वेश्चन है कि हरी शैवाल जो है ये नामकरण किसने दिया था, या फिर शैवाल का जो है पता किसने लगाया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंटोन वैन ल्यूहॉक जो है, ल्यूवेनहॉक, ये आपका शैवाल के खोजने का काम किया था। ल्यूवेनहॉक का नाम काफ़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे जीवाणु का पिता भी आपको ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है, बैक्टीरिया के खोजकर्ता। साथ ही साथ जीवित सेल, जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो है आपके ल्यूवेनहॉक ही है। तो जीवित कोशिका अगर एग्जाम में आ जाए तो ल्यूवेनहॉक को ही मार के आइएगा। ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका को खोजा है। लेकिन अगर खाली कोशिका शब्द आ जाए कि भाई कोशिका शब्द जो है किसने खोजा है, तो रॉबर्ट हुक जो है, ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो आपका इंग्लिश वैज्ञानिक है, यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने कोशिका का पता लगाया था, लेकिन मृत कोशिका का। ठीक है, कोशिका का पता लगाया था लेकिन मृत कोशिका का, डेड कोशिका का। लेकिन जो लाइव कोशिका का पता लगाने का काम किया ये ल्यूवेनहॉक किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी शैवाल के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक हो गए, जीवाणु के पिता ल्यूवेनहॉक हो गए, जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक हो गए। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द का पता लगाया था। रॉबर्ट कोच जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है टीबी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती है, और एक कॉलरा को हैजा भी कहते हैं। ये दोनों बीमारियों को पता जो है कौन लगाया था, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक लगाया था। इसके बारे में ग्रुप डी में पूछा गया था कि ये किस देश के रहने वाले हैं रॉबर्ट कोच, तो ये जर्मनी के जो है साइंटिस्ट थे। इसके अलावा शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है आपको शैवाल के अध्ययन को। और क्लोरेला नामक शैवाल जो है इसे अंतरिक्ष यात्री के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष यान में ले जाया जाता है ताकि जो है भोजन की भी पूर्ति हो और ऑक्सीजन भी फुलफिल होता रहे। एक आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आपके एग्जाम में आता है कि भाई साइनोबैक्टीरिया मतलब किसके अंतर्गत आप रखते हैं साइनोबैक्टीरिया को, तो साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। नीलहरित शैवाल सभी आदमी ने देखा है, ऐसा नहीं कि खाली
खाली समुद्र में ही मिलता है। ये गांव घर में जो धान की खेती होती है और धान में जो पानी लगी रहती है बहुत दिनों तक, तो उसमें आप हरा हरा ऐसे हाथ से उठाएंगे तो उठ जाएगा। ये नील हरित शैवाल ही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा एडवर्ड जेनर जो है, ये आपने चेचक के टीका के खोज किया था। चेचक का टीका का जो है खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर है। और एडवर्ड जेनर जो चेचक के टीका के खोज किए थे, तो ये चेचक किससे होता है? तो ये वायरस से होती है और इस वायरस का नाम है बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस से आपका चेचक या छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स भी इसे कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में कभी भी ओलंपिक का खेल का आयोजन नहीं किया गया है? देखिए यहाँ पे 4 देश का नाम है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक है आपका कौन है? चीन है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपके भारत में भी कभी भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। ओलंपिक की इतिहास थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। इतिहास में ओलंपिक जो आधुनिक वाला आप ग्रीष्मकालीन देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1896 में एथेंस से होता है, पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा। ठीक है, और ये 4 साल के अंतराल पे जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। ओलंपिक के 4 फॉर्मेट होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैराशीत। ठीक है, तो ये जो मेन वाला है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, इसी के नाम से ओलंपिक विख्यात होते हैं। तो ये 1896 में शुरू होती है और 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक आपका पेरिस के अंदर हुआ था, तो उसी में से भारत भाग लेना स्टार्ट करता है। पिछला ओलंपिक जो हुआ था 2020 वाला, हालांकि डिले हुआ था, 2021 में कराया गया था, तो ये आपका टोक्यो के अंदर यानी जापान में कराया गया था। तो जापान आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पे भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज प्राप्त किए थे। गोल्ड जो आया था ये नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर भाला फेंकने के कारण इन्हें गोल्ड मिला था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 3 बार आपका जो है ओलंपिक का खेल 2 बार हो चुका है और तीसरी बार होना है। एक बार आपका 1956 में हुआ है और एक बार आपका 2000 ईस्वी में हुआ है। और जो तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में खेल होना है, ये भी डेट घोषित हो गया है। 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आपका जो है ब्रिस्बेन में जो है आपका ओलंपिक होना है ग्रीष्मकालीन वाला। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2024 का जो ओलंपिक होगा ये आपका पेरिस के अंदर होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आगामी जो ओलंपिक होगी पेरिस के अंदर होगी। भारत के अंदर मैंने बता दिया भाई ओलंपिक कभी नहीं हुआ है, लेकिन भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल जिसे आप कहते हैं। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है, ये बात भी ध्यान रखें। तो इसकी शुरुआत आपका 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है और भारत में 2010 ईस्वी के अंदर हुआ था। और 2022 में जो लेटेस्ट वाला हुआ है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। सभी क्वेश्चन को एकदम घसीटते चलेंगे, कुछ भी छोड़ने के बात नहीं है, है ना। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो बर्मिंघम में ओलंपिक हुआ था 2022 के अंदर, यहाँ पे भारत ने कितने पदक प्राप्त किए थे? तो 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा पोजीशन हासिल किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी जो आपका बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ है, इसी में जो है 3 गोल्ड आपका जीता था कौन? शरत कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, 3 गोल्ड जीत के इतिहास रचा। इसी कारण 2022 ईस्वी का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपका शरत कमल को दिया जाता है, जो आज KVS के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न है, इनमें से कौन रामपुर घराने से संबंधित नहीं है? देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है ये SSC को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी CGL का मेंस भी होने वाला है, वो बच्चे भी देखे जिनका मेंस है ना। तो जो घराना से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं कि भाई फला गायक जो है किस घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए रामपुर घराने के जो जन्मदाता कहे जाते हैं ये उस्ताद इनायत खान कहा जाता है। रामपुर आपके यूपी में जो है जगह है, वहाँ से इस घराने का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे उस्ताद इनायत खान तो हो ही गया, उस्ताद गुलाम आबिद खान भी हो गया और आपका गुलाम मुस्तफ़ा खान भी, ये तीनों जो है रामपुर घराने से हैं। लेकिन जो पंडित भीमसेन जोशी है और ये सब के सब हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत कहते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, है ना। इंडिया में 2 बेसिकली फॉर्म होती है क्लासिकल सॉन्ग का, एक तो कर्नाटक संगीत और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये सभी गायक हैं एक्सेप्ट भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो है ये रामपुर घराने की नहीं है। अन्य 3 जो है शास्त्रीय संगीत के तो सभी है, लेकिन रामपुर घराने से भीमसेन जोशी नहीं है। ये किराना घराना से संबंधित है और ये जो है इनके गुरु रहे हैं आपका मुस्तफ़ा खान। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है आपका गुरु रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, चलेंगे आगे।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए अब किताब के नाम और उनके राइटर से यहाँ पे मैच किया गया है, आपको गलत जो मिसमैच है वो आपको जो है ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेज एंड कन्विक्शन, विजय कुमार सिंह, ये बहुत अच्छा है, विजय कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है करेज एंड कन्विक्शन। स्टेट फ्रॉम द हर्ट, नटवर सिंह, इसे रहने दीजिए। द एंड ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह, बहुत अच्छा लिखा है। मेटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन, इंद्र कुमार गुजराल। देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है राइट में मिलाया गया है एक्सेप्ट 2 नंबर, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका मिसमैच हो गया है, गलत हो गया है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये भारत के धुरंधर हरियाणा हरिकेन कपिल देव का जो है जीवनी है, ठीक है। तो कपिल देव से इसे मैच करना होता तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है और आपको याद होगा भारत का वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत 1983 जिसमें कपिल देव की अगुवाई में थे। भारत 2 बार जीते हैं, एक बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है और एक बार 1983 में जीता है। इसके कुछ अन्य किताब भी हैं खुशवंत सिंह के जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान का नाम आपने सुना होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान का नाम आपने जो है सुना होगा, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद द कंपनी ऑफ वुमेन आपने नाम सुना होगा, ये भी जो है आपका खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया जो है प्रमुख पुस्तकों में से है। देखिए एसएससी को जो है शशि थरूर जो राइटर हैं, ये पहले नेता हुआ करते थे, शशि थरूर जो है ये आपका काफ़ी पसंद है एसएससी को, तो इनके किताब जरूर करके जाएं अगर आप सीजीएल के मेंस देने वाले हैं तो। इनका एक किताब जो बहुत फेमस है आपका अभी ये नया जो आया है, अम्बेडकर ए लाइफ किताब करके जो है शशि थरूर जी ने लिखे हैं, तो ये भी ध्यान रखें। और एक इन एरा ऑफ डार्कनेस भी लिखा है, तो ये बात भी ध्यान रखें। ये एरिया ऑफ डार्कनेस दूसरे राइटर के हैं, लेकिन इन एरा ऑफ जो मतलब अंधेरों का युग जिसका हिंदी निकलेगा वो किताब जो है आपका शशि थरूर जी ने लिखा है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सरकारी बजट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए भारतीय संविधान में बजट शब्द का मेंशन नहीं है, इसके जगह पे है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके जो है बजट के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द। और आर्टिकल 112 जो है बजट से संबंधित है। भारत में स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो है सन्मुखम शेट्टी जी ने जो है आपको पेश किया था। और जॉन मथाई जो है, जॉन मथाई लिखना है भाई, जॉन मथाई जो है ये आपका गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले थे। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है ये आपका मोरारजी देसाई साहब के हैं। मोरारजी देसाई साहब के एक और नाम रिकॉर्ड है जो प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के लिए, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1977 में जनता पार्टी के सरकार की तरफ से। तो जो बजट का उद्देश्य होता है जीडीपी का विकास करना, ये तो पॉजिटिव है तो होगा ही होगा। संसाधनों का पुनः आवंटन ये भी होगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास ये भी होगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब देखिए जो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व था जिसे बाद में गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये थे आपका ई का एल्युमिनियम। देखिए जो अज्ञात तत्व वाला क्वेश्चन है आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, अभी एसएससी जो आपका HCM CRPF हो रहा है और जीडी में भी पूछा गया था कि Z120 जो भावी भविष्य के तत्व हैं जो अभी अज्ञात हैं उसे आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाएगा। देखिए इस प्रकार से 18 वर्ग होते हैं, तो इसे वर्ग 2 में जगह दिया जाएगा अज्ञात तत्व Z को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके खोजकर्ता आपका मोस्ले महोदय है और प्राचीन वाले के खोजकर्ता मेंडेलीव महोदय है। मोस्ले वाले आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। मेंडेलीव वाले आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग हुआ करता था। मोस्ले साहब वाला जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, बढ़ते क्रम पे सजाया गया है। और जो मेंडेलीव वाला आवर्त सारणी है परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। मोस्ले वाला आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं और मेंडेलीव वाले आवर्त सारणी में कुल 63 ज्ञात तत्व थे, इसीलिए तो अज्ञात 68 लिखा गया ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है सबसे पहले अभी कैमा नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है, तो 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट जो है पदासीन है। और ये कौन है, तो जगदीप धनखड़ साहब है, जगदीप धनखड़ साहब है ना। 14वें नंबर के ये किसका स्थान लिए हैं, तो वेंकैया नायडू साहब का जो है आपका स्थान लिए हैं। नायडू साहब जो है देश के
13वें उपराष्ट्रपति हुए थे। तो जो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है ये आपका स्टार्ट होता है 63 से, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सब कोई नज़दीक का है, इसीलिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये आर्टिकल 76 के थ्रू किया जा 66 के थ्रू किया जाता है। 76 अब निकल ही गया है मुँह से, तो 76 के थ्रू जो है महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। महान्यवादी भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, जो अभी रमनी साहब है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राज्यसभा का प्रेसिडेंट होते हैं आपका उपराष्ट्रपति साहब, ये आर्टिकल 64 इनको इस प्रकार का पावर जो है प्रदान करता है। आर्टिकल 64 के थ्रू जो है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहीं पे अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी जिसका मनोनीत किया जाता है वो भाग नहीं ले सकता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। लेकिन जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है भाई कि किस विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी होना चाहिए, मतलब कपल हैं, द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, मतलब यहाँ ये जो है आंध्र प्रदेश के रिगार्ड में बोला जा रहा है, तो ये हैदराबाद में किए हैं। और ये नाट्य तरंगिणी की स्थापना जो है आपका राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोनों जो है कपल हैं, इन्होंने ही किया है। और ये किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? जैसा कि इस क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। रेड्डी फैमिली जो है लगभग कुचिपुड़ी से है। झावेरी फैमिली, झावेरी बहन है एक्चुअली, तो ये जो भी है ये आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। महाराज सरनेम रहेगा, तो आप जो है याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो कथक नृत्य मार करके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्लू है जिसे आप रखेंगे। और मणिपुरी में जो है सिंह भी होता है, ठीक है। झावेरी बहन के साथ साथ सिंह भी याद रखेंगे, जैसे सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, अतंब सिंह, है ना। इसके अलावा इनमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी नहीं है? देखिए कीट भक्षी पौधे का जो है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पत्ते पे दूसरे जीव को बैठा लेते हैं, उससे कुछ निकलता है जिसमें चिपका के उसे भक्षण कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे को जो है परजीवी कहा जाता है, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। परजीवी का हिंदी ही क्या होता है बताइए? परजीवी मतलब जो पैरासाइट होता है, जो दूसरे पे आपका जो है आश्रित होता है। जैसे माथे में यानी जो बाल में जू पाया जाता है, ये भी आपका एक परजीवी है ना। ये दूसरे पे डिपेंड है कि बाल में रहेगा और खून चूसेगा, ठीक है। तो ड्रोसरा ये एक जो है पौधा का नाम है जो कीट भक्षी है। साथ ही साथ डायोनिया ये भी आपका एक पौधा है जो कीट भक्षी है। इट्रोक्लेरिया ये उसका नाम तो आप सुने होंगे, ये फेमस है, ये भी कीट भक्षी पौधा है। और अमरबेल भी परजीवी में आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है राइट नहीं है, सभी ऑप्शन जो है कीट भक्षी पौधे से ही संबंधित है। जो आपका अमरबेल है ये काफ़ी हद तक परजीवी की श्रेणी में आते हैं, और परजीवी से स्पष्ट है कि भाई दूसरे पे आश्रित रहने वाला, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर नहीं होता है। तो इन चारों का ध्यान रखें। अमरबेल सभी ने देखा होगा, बिना जड़ का ही जो है कितने सारे लताएं बना लेते हैं, पेड़ के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? देखिए भारत में अब क्षेत्रीय बैंक की स्थापना होता है क्या? तो कहिएगा कि नहीं होता है, ठीक है, बंद करा दिया गया है। लेकिन ये किस समिति की अनुशंसा पे लाया गया था? तो ये आपका नरसिम्हा समिति की अनुशंसा पे लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975 में कराया गया था। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन किए हैं? तो मोहम्मद यूसुफ, है ना, जो आपका बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जो है स्थापना किए हैं, क्योंकि ये बड़े कैरेक्टर है मोहम्मद यूसुफ, इसीलिए इनकी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। इसके अलावा जो आपका एक भारतीय राज्य है गोवा, यहाँ पे आपका कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्षेत्रीय बैंक का अभाव है। इसके अलावा शिवरामन समिति की अनुशंसा पे जो है ये आपका नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, है ना। ये नाबार्ड जो है कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है जो लोन मुहैया कराता है। इसके अलावा बलवंत मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा कलेक्टर समिति जो है ये भी जो है आपका जो ये जीएसटी जो आया था उससे संबंधित है। जीएसटी के लिए सिफारिश करने में कलेक्टर समिति का भी योगदान है। जीएसटी इंडिया में 2017 1 जुलाई को लगाया गया था, सबसे पहले असम में लगाया गया था। मैक्सिमम जो है 28% इंडिया में हो सकता है। ये इनडायरेक्ट कर का उदाहरण है। जीएसटी से संबंधित आर्टिकल 279A है, इसे जीएसटी परिषद कहते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा एक प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। सीधे सीधे पूछ रहा है कि चिकित्सा से कौन सा कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। तो एक तो भास है, एक चरक है, पाणिनि है, चाणक्य है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, है ना। मैं ऐसे ही इस प्रश्न को रखूंगा जो आपके एग्जाम में नंबर्स दिलाएंगे और इतने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आपका जो है बहुत सारे फ़ायदा ही होने वाला है। कोई टाइम पास यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बेहतर जानता हूँ कि बेरोजगारी क्या होता है। एक दिन ऐसा था कि मैं भी आपके जगह ही था, है ना, और सबका बात सुनते हुए, है ना, यहाँ तक जो है जैसे मैं आज बोल रहा हूँ मैं भी किसी का सुनता था और सुन के जो पॉजिटिव हुआ उसे अपनाया, और जो आज कुछ है, जो कुछ मैं आपके सामने हूँ, देख ही रहे हैं आप। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था। तो भास है, चरक है, पाणिनि है, चाणक्य है। देखिए इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा चरक। चरक संहिता का नाम आपने सुना होगा, ये चरक से ही जुड़ा हुआ है, चरक संहिता, जो आपका चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थॉट है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर चरक हो जाएगा। पाणिनि भाई जो है, पाणिनि किससे संबंधित है, तो ये व्याकरण है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक जो है पाणिनि है। इसके अलावा जो चाणक्य है, इनके जो कृति है ये आपका अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र किस विषय पे है, तो इकोनॉमिक्स पे। गलत हो जाएगा, इकोनॉमिक्स पे लिखा गया किताब नहीं है, ये है आपका कानून, लॉ पे लिखा गया किताब, ठीक है। इसके बाद जो आपका भास है, ये स्वपन भासवदा करके एक किताब लिखे हैं, तो इनके नाम से उस किताब में भी इनका नाम इंक्लूड है, तो इसीलिए बताने की जरूरत नहीं है। फेफड़ों से संबंधित रोग टीबी या तपेदिक में कौन सा टीका लगाया जाता है। देखिए टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसमें जो है आपका बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है। तो बीसीजी का जो है टीका का कई बार फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका होता है वैसिल क्लामेट ग्वारिन, बैसिल कालमेट ग्वारिन होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका नाम है। डीडीपी का टीका जो है डिप्थीरिया और टेटनस वगैरह में लगाया जाता है ना। बेरियोला एक वायरस का नाम है जिसके कारण आपका चेचक रोग हो जाता है। इसके अलावा टेटनस जब कटपट जाता है तो इस टेटनस का रोग हो जाता है। और टेटनस जब गंभीर अवस्था में आ जाता है तो इसी बीमारी को लॉकजा कहते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉकजा क्या है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य जो यहाँ पे टीका का नाम है, जैसे चिकन पॉक्स में बेरियोला टीका है ना, अभी मैं बात कर लिया बेरियोला वायरस से हो रहा है, तो चेचक के टीका बेरियोला टीका। खोजकर्ता कौन है आपका, एडवर्ड जेनर। खसरा, मम्स और रुबेला में एमएमआर टीका दिया जाता है। पोलियो में पोलियो का टीका जाता है। पोलियो का टीका का खोजकर्ता कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अल्बर्ट सावीन है। अल्बर्ट सावीन जो है ये आपका ओरल पोलियो को टीका के खोज करता है। वैसे जोनास साल्क जो है ओवरऑल पोलियो का टीका खाली लिखा रहेगा तो जोनास साल्क मार के आएंगे, लेकिन अगर ओरल पोलियो का जो ड्रॉप आजकल चलती है टीका के रूप में तो ये अल्बर्ट साविन ने खोजा था। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो आपको तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 है ना। 943 लिंगानुपात है। यहाँ पे एक सीट मिलेगी आपको जिसमें आपको फिर से मैं बताऊंगा। टोटल जनगणना के अनुसार 2011 में जनसंख्या जो था 1.21 अरब था। लिटरेसी रेट 74.04, पुरुष का 82 था और महिला का जो था 64.6 था। जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943 था, ठीक है। तो जनगणना के बारे में कुछ डाटा आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदी का टका चलाया था। देखिए चांदी का टका और तांबा का जीतल ये चलाने का काम किया था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के जो है एक शासक हैं। इन्होंने तुर्कान ए चिहलगानी नामक दल का भी गठन किया था। और ये रजिया के पापा हैं। जो रजिया वही रजिया हैं जो भारत के प्रथम महिला शासिका बनी थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 में, और 1210 में इसकी घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाते हैं। इसका नाम जो है आपका लाख बख्श भी है, यानी लाखों का दान देने वाला। और कुतुब मीनार का जो नींव रखवाया था इन्होंने ही रखवाया था। कुतुब मीनार को दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है जो दिल्ली के अंदर है। बाद में इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना उचित होगा, कई बार एसएससी ने पूछा है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया, ठीक है। तो स्वर्ण मुद्रा अगर सर्वप्रथम की बात कहेगा तो इंडो बैक्टीरियन अगर ऑप्शन में है तो सुटेबल ऑप्शन में है। इंडो बैक्टीरियन मतलब हिंद यूनानी शासक, ठीक है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे किसने चलाया तो कुषाण वंश ने, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक भी पूछा जाता है। कुजुल कफरीडस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पद्म विभूषण से किसे सम्मानित नहीं किया गया। अभी मैंने बताया कि पद्म विभूषण जो है 6 को दिया गया है इस बार। ये कौन कौन सा है, श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं, श्री एसएन कृष्णा, श्री दिलीप महालविश, श्री श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव जो आपके यूपी के भूतपूर्व जो है आपके
सीएम रहे हैं और इनकी मृत्यु हो गई थी 2022 के अंदर। संसद में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते किस वर्ष पहली बार अधिनियम पारित किए गए? तो 1970 में। विपक्ष के नेता कौन हो? संसद में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये आपका विपक्ष का नेता होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में दोस्तों टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक समिति इसी फॉर्म में और आता है आपका प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं खाली लोकसभा के, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1977 हो गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपका सूर्य कुमार यादव को चुना गया है और इसे शायद जो है अब जो मिल भी गया है, शायद T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव ही जो है बनेंगे। और इसके अलावा जो आपका सैम करन है, ये जो अभी IPL होने वाला है 2023 में, ये सबसे महंगा खिलाड़ी है IPL के अंदर और ये किंग्स 11 पंजाब के द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, विराट कोहली जो है पूरे दुनिया में ODI में 5वां सबसे अधिक रन बनाने वाले जो है पुरुष हैं, यानी खिलाड़ी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है दोस्तों, ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, तो धन्वंतरी पुरस्कार भी होता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार भी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। इसके अलावा खेल कूद में मेजर ध्यानचंद हो गया, है ना, अर्जुन हो गया, इसके अलावा अर्जुन हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया। तो ये दोनों पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, है ना। तो ये सब जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कारों में से है। भारत के अंदर चलचित्र के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और इस लेटेस्ट वाला जो है आशा पारेख को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट वाला जो आपका दादा साहब फाल्के है, दादा साहब फाल्के की शुरुआत भी पूछी जाती है 1969 में होती है, गोविंद धुंड फाल्के के नाम पे। और फाल्के जो इस बार का मिला है ये आशा पारेख को मिला है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।